दोस्तों, एक और एमसीक्यू सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू को देखने वाले हैं। टॉपिक वाइज एमसीक्यू को देखने का क्या मतलब है? टॉपिक वाइज एमसीक्यू को देखने का मतलब है कि जिस तरीके से टारगेट आपको मिल रहा है और जिस तरीके से वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो रही है, उस जो टॉपिक अपलोड हो चुका है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। अगर आपको ईयर वाइज क्वेश्चन चाहिए, जैसे कि पहले हम लोग कर रहे थे ईयर वाइज वाला, है ना, हम लोग पहले कर रहे थे ईयर वाइज वाला, 69वीं बीपीएससी वाला हमने किया था, 68वीं वाला हम करने की सोच रहे थे। लेकिन फिर हमें ये लगा कि ये वाला बेटर होगा कि टारगेट भी दे दें और उस टारगेट को अगर पूरा किया तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी दिखा दें, है ना। टाइम कम होता है, इसलिए सेम वीडियो में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। आपको जो भी चाहिए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दो। और दूसरी चीज यहाँ पर आपको ये समझानी थी मेरे को कि आप अगर टारगेट के साथ जुड़े हुए हो तो आप हमसे जुड़ो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। और आपके आसपास में, आपके जान पहचान में जिन लोगों को भी बीपीएससी में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों का कभी प्रीलिम्स नहीं निकला है और जिन लोगों को भी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, आप हमसे उनको जुड़वाओ, ठीक है, आप हमसे उनको जुड़वाओ। तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पर फिर से हम लोग थीम को देखेंगे। थीम क्या है? सुप्रीम कोर्ट, राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट। ये हमने देख रखा है। थीम के बारे में मैं आपको पिछले 6-7 वीडियो से बताते आ रहा हूँ कि किस तरीके से इसको डिसाइड करना है, किस तरीके से स्टेप 1 है, स्टेप 2 है। स्टेप 1 स्टेप 2 अब बार बार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपके दिमाग में घुस चुका होगा। फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब यहाँ पर प्राइवेसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं ये लोग, है ना। प्राइवेसी की बात यहाँ पर हो रही है कि प्राइवेसी क्या होता है वगैरह वगैरह, ये सारी बातें ये लोग यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, इस क्वेश्चन में एलिमिनेशन एलिमिनेशन नहीं लग सकता। यू हैव टू हैव नॉलेज, इस बात का ध्यान रखना। यू हैव टू हैव नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो मुश्किल से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को, आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि केशवानंद भारती केस मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे क्योंकि पूछ रहा है प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट से। फिर भी आप इन 3 में फंसोगे, और 3 छोड़ो, चलो 4 में फंसोगे, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है। राइट टू प्राइवेसी यूपीएससी में 3 बार पूछ चुका है ये, और ये 3 बार 2019 से पूछा है। 2019 से लेकर के अभी तक में 3 बार की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये प्राइवेसी वाली बात ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इसका आंसर होगा केएस पुट्टुस्वामी, पुट्टुस्वामी का केस, ठीक है। ये आंसर होगा। आपको ये पता ही होना पड़ेगा कि ये दोनों क्या है, अनलेस आप इसको एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर गोलकनाथ का केस आया है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस इज रिलेटेड टू। ये गोलकनाथ का केस क्या है? ये ऑलरेडी डेल्ट है, ये मैंने पढ़ा रखा है। आप इसके पहले की वीडियो को देखोगे, 1 घंटे का फंडामेंटल राइट का वीडियो है। जब आप उसको देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि गोलकनाथ वाला केस क्या था। और उसी वीडियो में मैंने बता रखा है कि ये फंडामेंटल राइट से केस, फंडामेंटल राइट से इस चीज को लिया गया था। अब यहाँ पर देखो, एक चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटी में ये देखने को मिलता है जनरली कि आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, अमेंडमेंट से आते हैं, ठीक है। एक तो अमेंडमेंट से आ जाएगा, पार्ट से आ जाएगा। इस बार यूपीएससी में पार्ट से पूछ लिया तो, और बीपीएससी में तो खैर पूछा ही है। तो यहाँ पर ये 3 तो बहुत ही कॉमन सी चीजें, ये सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एक और चीज जो दिख रही है मेरे को वो ये है कि भाई बीपीएससी में केसेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। समझ रहे हो? केसेस से क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है कि कौन से केस का क्या, जैसे एपिस्टोमलरी जुरिस्डिक्शन, ये क्या होता है। अब इसमें सुनील बत्रा का केस है, उस केस के बारे में मेरे को आपको बताना होगा। तो केसेस से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दूसरा, डॉक्ट्रिन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। एक तो केस हो गया, दूसरा क्या हो गया, दूसरा डॉक्ट्रिन हो गया। इन दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अगर आप चाहोगे तो मैं इन दोनों पर वीडियो ला सकता हूं। 15-10 15-15 मिनट की वीडियोस होंगी। अगर आपको सही लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपका कमेंट आएगा तो ही हम वीडियो बनाएंगे इस पर, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, और ये ए होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। फ्रेज क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये कहाँ यूज होता है? तो आर्टिकल 14 में यूज होता है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर क्या है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में ऑलरेडी हमने बता रखा है, ठीक है ना। इक्वालिटी बिफोर लॉ बता रखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी हमने बता रखा है। ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों के दोनों इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? तो आर्टिकल 14 के अंदर आपको ये दोनों देखने को मिलेंगे। इक्वालिटी बिफोर लॉ के, लॉ कहने का क्या मतलब है कि आप कुछ भी करो, आप लॉ के सामने इक्वल हो,
लेकिन लॉ के सामने इक्वल होना तो अच्छी बात है, लेकिन क्या ये हर समय इक्वल होता है? क्या हर समय ये अच्छा होता है? क्या ये हर समय अच्छा होगा? लेट सपोज कि एक आपने गलती कर दी, ठीक है, आपने क्या गलती करा, चलो कुछ भी गलती करा आपने, एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी, सरकार की एक पब्लिक प्रॉपर्टी थी, उसको तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, ठीक है। आप गुस्से में थे, आपने गुस्सा निकालने के लिए तोड़ दिया उसको, ठीक। अब आपको देख करके किसी एक और आदमी ने उसको तोड़ दिया, खराब है ये, वो भी गुस्से में था, उसमें भी कुछ चल रहा था जिंदगी में, उसने भी तोड़ दिया। अब इस प्राइवेट पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ने का जो जुर्माना है वो 20,000 है, 20,000 है, ठीक है। अब एक तीसरा आदमी आया, उसने भी उस पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, ठीक है, उसने भी इस पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ दिया, मतलब तोड़ने वाले तीन लोग, ए बी सी, ठीक। अब ए की जो इनकम है वो 8 लाख रुपए है, बी की जो इनकम है, साल की बता रहा हूं, 8,000 रुपए है, सी की जो इनकम है वो 10 लाख रुपए है, साल की बता रहा हूं, ठीक है। ये तीनों इनकम है, ये तीनों आपको यहां पर दिख रहा है। अब एक बात बताओ, ये जो 20,000 रुपए का जो जुर्माना है, ठीक है, आपको ये दिख रहा है कि भाई इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म किया है, क्या ये एक वैलिड रीजन हो सकता है तीनों पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाने का? आप बोलोगे बिल्कुल हो सकता है, लॉ तो सबके लिए सेम होना चाहिए, लॉ तो सबके लिए सेम, लेकिन बताओ ये जो 20,000 वाली बात है, ये इसको तो लगेगा, अखर जाएगा ये, क्योंकि इसके लिए 20,000 रुपए इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी, इसकी कमाई का 2.5 गुना के आसपास है वो। क्या इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी? क्या इसके लिए बहुत बड़ी बात होगी? खुद सोच के देखो, नहीं होगी ना। इसका मतलब ये है, लॉ को ये देखना पड़ेगा कि इफेक्ट कहां पर, इंपैक्ट कहां पर आ रहा है। दूसरा, ये जो 10 लाख रुपए वाला बंदा है, इस 8 लाख रुपए वाले बंदे ने क्या किया, एंगर इशू के कारण तोड़ दिया। 10 लाख रुपए वाले बंदे ने क्या किया, ये रोड से अपना आराम से जा रहा था, लेकिन एक पॉर्श जैसी बहुत ही 400 पर आवर के स्पीड से इसके बगल से गुजरी। अब ये बंदा डर गया और ये जंप कर गया, एब्रप्टली जंप कर गया, और जंप करने पर इसने इस पब्लिक प्रॉपर्टी पर टेक लिया, उस वजह से पब्लिक प्रॉपर्टी टूट गई। क्या इसको भी सजा मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए ना, नहीं मिलनी चाहिए। तो इसीलिए, अगर चीज, इसीलिए भारत के संविधान में इक्वालिटी बिफोर भी लॉ है, और इसका भाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी है। हम लोग डुअल प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बता रहा। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, इस वीडियो में ये सारी चीजें डील कर दी गई है। जो वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो डायरेक्टली यहाँ पर आए हैं, उनके लिए था कि थोड़ा सहूलियत हो जाए। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें हैं यहाँ पर। एक एग्जाम्पल आप ऐसा भी ले सकते हो कि जीव की हत्या करना, किसी लिविंग बीइंग की हत्या करना कानूनन अपराध है, ठीक है। लेकिन क्या सिमिलर अमाउंट ऑफ सजा देनी चाहिए जिसने इंसान की हत्या की और जिसने गाय की हत्या की? क्या सिमिलर अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मिलता है जिसने गाय की हत्या की, जिसने मुर्गे की हत्या की? क्या सिमिलर अमाउंट ऑफ पनिशमेंट मिलना चाहिए जिसने आदमी की हत्या की या जिसने मच्छर की हत्या की? जीव तो दोनों है, जीव तो चारों है, लाइफ तो सबके अंदर है। पेड़ काटने के बाद क्या आपको सजाए मौत होनी चाहिए? इंसान को काटोगे तब हो जाएगी सजाए मौत, या तो उम्र कैद। लेकिन पेड़ को काटने पर नहीं होती है चीजें, ऐसा नहीं होता। तो ये सब पॉलिटी के कॉन्सेप्ट हैं, ये हमने ऑलरेडी वहां पर डील कर रखे हैं। ध्यान रखना, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये भाई एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिका से लिया गया है, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है, इसलिए आंसर यहाँ पर सी होगा, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ? अब फिर यहाँ पर इक्वालिटी की बात हुई है, यहाँ पर सीधा सीधा आपसे बोल दिया गया है आर्टिकल 14 के बारे में, है ना। यहाँ पर सीधा सीधा आपसे बोल दिया गया है आर्टिकल 14 के बारे में, कि आर्टिकल 14 ही जो है वो क्या है, इक्वल, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये सारी बातें करता है। जिसने भी इस क्वेश्चन को किया होगा 68 बीपीएससी वाले को, ठीक है, क्या वो हेडमास्टर बीपीएससी वाले क्वेश्चन को नहीं कर देगा आर्टिकल 14 से? समझ रहे हो पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस? आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओवर हियर। इस पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस समझ रहे हो ना क्या है? ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बस इसको पढ़ के रखा होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते? नहीं, आपको एक्सप्लेनेशन देखना होता। अगर आपने एक्सप्लेनेशन देखा होता
तो आप इसको सॉल्व कर देते, तब आप इसको आप सॉल्व कर देते, ये सारी चीजें, ये सारी बातें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 60 से 62वीं बीपीएससी में इसको पूछा गया है। चूज द फंडामेंटल राइट, फिर से थीम पे जाएंगे, और थीम इसलिए जाएंगे ना, थीम पर इसलिए जाते हैं क्योंकि भाई क्वेश्चन को अटेंटिवली रीड कर पाओ, है ना। क्वेश्चन जो है वो अटेंटिवली आप लोग उसको रीड कर पाओ। तो यहाँ पर क्या है, चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। अब यार ये पता होना चाहिए, है ना। 15, 16, 19, 29, 30 ये याद होना चाहिए, ऑलरेडी डील किया हुआ है वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन वहीं से आए हैं। कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है ये, है ना। 15, 16, 19, 29, 30 ये याद रखोगे, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 है, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ माइनॉरिटीज, हाँ ये दो, बाकी तो ये आप देख लो, 19 पर आ रहा है, ये 21 पर आ रहा है, ये 19 और 21 पर आ रहा है ना, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, तो बचेगा ये। इस तरीके से क्वेश्चन, और आपको फंडामेंटल राइट 1 से लेकर के 50 तक आपको चीजें याद होनी चाहिए। इसका कोई दूसरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो नहीं है इसका, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर 31st की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर 31st में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। पता होगा आपको, आर्टिकल 17 ऑलरेडी डील किया हुआ है। देखो यूपीएससी का क्वेश्चन है, चांसेस है कि उठा ले, वो उठा करके पूछ दे, है ना, ये चांसेस है। निकालते हैं इसको यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट इनकॉर्पोरेट्स प्रोटेक्शन, देखो डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर बीपीएससी, देखो यहीं पर हमने यूपीएससी का पीवाईक्यू देखा, और यहीं पर बीपीएससी का पीवाईक्यू, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई भी अंतर नहीं है। टॉपिक वाइज समझो। अब जब टॉपिक वाइज इस वीडियो को देखोगे ना, अब जब किताब को खोलोगे तो आपको एक, आपके पास एक डायरेक्शन होगा, एक डायरेक्शन होगा आपके पास, तो ध्यान रखना इस चीज को करने का। उसके बाद इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज एप्लीकेबल, रिट्स, कौन सा रिट्स, उसके ऊपर आपको पता है मैंडेमस, मैंडेमस अगर आपको याद होगा, जैसे अगर आपको स्पेलिंग पता होगी कमांड की, स्पेलिंग सही लिख रहा हूं ना, कमांड, ये मैंड, ये मैंड, ठीक है। इसका मतलब मैंडेमस कहीं ना कहीं कमांड से रिलेटेड होना मतलब याद करने का यही तरीका, और वो कमांड से रिलेटेड ही है मैंडेमस, गया, है ना। सर्टिरारी का क्या मतलब मैंने आपको बताया था, सर्टिफाई करना, यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं, ये गया। को वारंट बाय व्हाट वारंट, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये गया, बचा ये हैबियस कॉर्पस, है ना, हैबियस कॉर्पस। अब आप कमेंट बॉक्स में आप ये बताना कि क्या हैबियस कॉर्पस प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है या नहीं है। प्राइवेट इंडिविजुअल के लिए आप हैबियस कॉर्पस लगा सकते हो कि नहीं, कि केवल सरकार के लिए लगा सकते हो, ठीक है, आप ये कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पर सीडीपीओ 2018 बीपीएससी पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर से क्या है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है कि द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर द, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का जो राइट है वो किसके अंडर आता है, ठीक है, वो किसके अंदर आता है और वो किसके अंदर होता है। तो यहाँ पर है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का क्या मतलब है, ये भी मैंने अपने वीडियो में बता रखा है ना। तो इसका 32 से इसका मतलब है, आर्टिकल 32 से मतलब है फंडामेंटल राइट है। ज्यादा टाइम इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ लंबा क्वेश्चन है, और ध्यान रखना जैसे ही लंबा क्वेश्चन आप देखो, आपके दिमाग में टिंग टिंग घंटी बजनी चाहिए कि हो सकता है एलिमिनेट हो। क्वेश्चन लंबा है, क्वेश्चन टफ दिखेगा, और जो क्वेश्चन लंबा होता है, जो क्वेश्चन टफ दिखता है ना, उससे इजी क्वेश्चन आपको पेपर में नहीं मिलेगा, है ना, उससे इजी क्वेश्चन यू वोंट गेट इनटू पेपर। तो यहां पर क्या है, फिर से यहां पर वही स्टेप 1 थीम, क्योंकि हमें तो एलिमिनेट करना है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल गिवन इन आर्टिकल 39 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको बता रखा है, 1 से 50 तक याद करो, और इसको लेक्चर में मैंने डिटेल में डील किया कर रखा है कि किस तरीके से आप डीपीएसपी को याद कर सकते हो। क्या वर्ड बाय वर्ड याद करना जरूरी है, याद तो होना चाहिए, क्योंकि 2022 में ही पूछा है इसको,
है ना। तो याद तो इस तरह के फैक्ट्स आपको होने ही पड़ेंगे। अगर आपको इस तरह के फैक्ट्स याद नहीं है तो प्रॉब्लम में फंसोगे, प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो बेटर क्या है कि ट्राई टू मेमोराइज दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स। और हाउ टू मेमोराइज दिस टाइप ऑफ फैक्ट, क्या डीपीएसपी कैसे याद करना है, कितना याद करना है, इट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट, है ना, इट हैज ऑलरेडी बीन डेल्ट, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या है, रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड इंप्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ। रेजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल एंड इंप्रूविंग ऑफ देयर हेल्थ, क्वेश्चन पूछ रहा है नॉट का। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नॉट का। अब ध्यान रखना कि पहले ही क्वेश्चन देख करके, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई यार ये हेल्थ की बात तो कहीं नीचे हुई है, कहाँ हुई है हमें याद नहीं। लेकिन इतना जरूर हम ये बता सकते हैं कि हेल्थ वेल्थ की बात तो कहीं ना कहीं नीचे हुई है। हाँ, बच्चों से हेल्थ के रिलेटेड की बात जब होगी, वुमेन से हेल्थ के रिलेटेड की बात होगी, तो भले आर्टिकल 39 में हुआ है, लेकिन जब न्यूट्रिशन और इंप्रूवमेंट की, वो तो कहीं नीचे हुआ होगा, ये दिमाग में आपको आना चाहिए। लेकिन फिर भी आप पूरा पढ़ो, तो पूरा पढ़ोगे तो इक्वल पे इक्वल वर्क, ये है, बिल्कुल है वहां पर। नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू एंटर वोकेशन अनसुटेड टू देयर एज एंड स्टेट। उसके बाद दैट द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ एसोर, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये लाइन बाय लाइन पूछ दिया है, कॉपी कट कॉपी पेस्ट है और कुछ नहीं है लक्ष्मीकांत का। तो यहाँ पर आपको वो चीज एग्जैक्टली याद होनी चाहिए। और एग्जैक्टली याद होने का क्या मतलब है कि आपको कीवर्ड्स आप याद कर लो, आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है ना। तो आंसर जो बच गया वो होगा आंसर। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कि इन इंडिया जो जुडिशरी का जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव से, ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि भाई इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। मेरा सवाल आपसे ये है कि भारत में पहली बार जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के को सेपरेट करने की बात किसने की थी, किसने की थी। ये आपके स्टैंडर्ड सोर्स बुक में लिखा हुआ है। ये किसी टीचर को पढ़ने पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इट हैज बीन रिटन, दिस पर्टिकुलर फैक्ट हैज बीन, इट इज मेंशन्ड इन अ स्टैंडर्ड बुक। जो आप पढ़ते हो किस स्टैंडर्ड बुक में वो नहीं बताऊंगा अभी, है ना, लेकिन ये फैक्ट है एंड आपको ये फैक्ट्स आने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इन इंडिया द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय, तो ऑब्वियसली डीपीएसपी। ठीक है ना। आंसर क्या होगा इसका, इसका एक ऑब्वियस ऑब्वियस आंसर है डीपीएसपी। और ये बताना, ये बताओ कि जो डीपीएसपी के, ठीक है ना, डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को अलग अलग करने, सेपरेट करने की बात की गई है। तो ये है आर्टिकल 50। ठीक है, ये है आर्टिकल 50, ध्यान रखना इसका। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, कि यहाँ पर पूछा आपसे गया है, देखो जैसे ही नाम दिख गया ना यहाँ पर, तो ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन प्रोवर्ब का होगा। जहां पर भी देखो लक्ष्मीकांत में बहुत सारे ऐसे नाम दिए गए हैं, तो क्या सारे नाम को रटना जरूरी है, नहीं, सारे नाम को रटना जरूरी नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फिगर हैं उनको याद करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट फिगर में जनरली कौन आएंगे, तो जनरली यही तीन नाम आते हैं, प्लस एक गांधी जी आते हैं। इसके अलावा कोई नहीं। तो इन चारों ने जो जो बोला है ना, उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का। और इसका चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, आप नेहरू साहब को एलिमिनेट कर सकते हो, नेहरू एलिमिनेट हो सकते हैं, ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो सकते हैं, मेरे ख्याल से नहीं हो सकते। और नेहरू क्यों एलिमिनेट हो सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक सोशलिस्टिक पॉलिसी है। ये सोशलिस्टिक पॉलिसी, ये सोसाइटी की सोशल गोल, इन सब की ये बात करता है। यहां पर बात हो रही है चार्टर ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है ना, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो ये उनके साथ होगा। सोशल, ये चार्टर इसको वो बोलेंगे, चार्टर मैंने आपको बता रखा है, पहली ही वीडियो में मैंने आपको बताया चार्टर क्या होता है और कैसे बीईआईसी को चार्टर मिला था। तो सोशलिस्टिक चार्टर की जब बात हो रही है ना, तो वो वही आदमी होगा जो हेवीली लेफ्ट की तरफ लीन करेगा, हेवीली लेफ्ट की तरफ लीन करेगा। आंसर इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेहरू जी चार्टर बोल देना, इतना एक्सट्रीम नेहरू जी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद भी आप एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन फिर वही दिक्कत होगा कि लास्ट में लोगों को लगेगा कि भाई नन ऑफ द अबव भी तो हो सकता है, मतलब फंस सकते हो कहीं ना कहीं। पर यू हैव टू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग्स। और ध्यान रखना, सब कुछ याद नहीं करना है, बस इन तीनों चारों के बारे में जो मैंने बताया है, तो उसको आप याद कर लोगे तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद इकोनॉमिक जस्टिस की बात करते हैं। फिर अभी यही तो देखा है, यही देखा है ना कि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी या इकोनॉमिक जस्टिस की बात करोगे, तो वो इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ
आपने देखा होगा, प्रियम्बल मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे वीडियो है प्रियम्बल की। प्रियम्बल में मैंने एक्सप्लिसिटली आई हैव मेंशन दिस फैक्ट, है ना, एक्सप्लिसिटली मैंने इस फैक्ट को मेंशन किया है कि कहीं ना कहीं ये प्रियम्बल में है। तो जैसे ही आपने उस वीडियो को देखा होगा तो सी कट जाएगा, नहीं है ना, नहीं, डी कट जाएगा, आपका इन दोनों में से कोई एक आएगा। और जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था तो मैंने एकदम एम्फेसाइज किया था उस वर्ड पे कि भाई इसको पॉलिटिक्स, जो फंडामेंटल राइट है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है, इसको पॉलिटिक्स से लिंक किया जाता है। तो ध्यान से हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी फंडामेंटल राइट को ये मत सोच लेना सोशल है या इकोनॉमिक है, वो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल है। तो ए कट जाएगा, उससे बचेगा बी, वही आंसर होगा। इस तरीके से यू हैव टू एलिमिनेट। अब यहां पर देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, मतलब कि अगर आप धन को एक जगह इकट्ठा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो क्या आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक डेमोक्रेसी खतरे में आएगी? इकोनॉमिक डेमोक्रेसी खतरे में आएगी ना भाई, जिस वजह से इकोनॉमिक जस्टिस खत्म हो जाएगा। अब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक जस्टिस हमने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है बताओ? अभी देख रहे हैं ना, अभी ही तो देखा है इसको, और कहाँ देखा है? वहां पर। तो ध्यान रखना, इसको इस तरीके से यहां पर डील करेंगे। वेलफेयर स्टेट, इसको फिर से एलिमिनेट किया जा सकता है। वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब होता है? वो स्टेट जो गरीब, जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको फॉरवर्ड करने की कोशिश करे। अब उनको फॉरवर्ड कौन करेगा? जो सोशलिस्ट देश होगा, है ना, सोशलिस्ट देश होगा। तो वेलफेयर स्टेट एक्चुअली आर्टिकल 37 में भी इसके बारे में बोला गया है, और वो डीपीएसपी का है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। पर यहां से भी आप सोच सकते हो कि वेलफेयर स्टेट के बारे में बोला गया है, सेवेंथ शेड्यूल नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिटी की बात करता है, सेवेंथ शेड्यूल तीनों की बात करता है, प्रियम्बल होगा नहीं, है ना, प्रियम्बल होगा नहीं। तो फिर बचा प्रियम्बल। अब क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रियम्बल सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, आपको पता होगा कि प्रियम्बल में बाद में ऐड किया गया है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, एस एस आई से याद करने के लिए आपको बोला था मैंने, एस एस आई से उसको याद करना, जो बाद में प्रियम्बल में जोड़ा गया। तो प्रियम्बल उस वजह से नहीं होगा। एनीवे, इफ वी हैव टू चूज बिटवीन प्रियम्बल एंड डीपीएसपी, और इस तरीके की बात यहाँ पर की गई है, तो गो फॉर डीपीएसपी, क्योंकि प्रियम्बल का प्रियम्बल की ऑलमोस्ट चीजें आपको याद होती है, और प्रियम्बल और डीपीएसपी कभी कभी कोइंसाइड भी करते हैं, है ना। जब डीपीएसपी मैंने पढ़ाया था तो आपको इसका रीजन भी मैंने बताया था, और ये भी बोला था कि एमसीक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन को मार्क करना है जब फंस जाओ कहीं पर। तो लेकिन हमेशा ध्यान रखना, ये सब चीजें एक लिमिट तक ही काम आती है, एक लिमिट के बाद इस तरह की चीजें आपके काम में नहीं आएगी, है ना। एक लिमिट के बाद इस तरह की चीजें आपके काम में नहीं आएगी। तो इस बात का ध्यान रखना। और आज आज की वीडियो को यहीं पर हम रोकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।